हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे सिलेक्शन बैच 22। इससे पहले सिलेक्शन बैच 21 हो चुके हैं। जिसने भी वीडियोस ना देखी हो चैनल पर जाके देख लें। इस सिलेक्शन बैच में आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है लिटरेरी टर्म्स, किट का कमेंट्स, लिटरेचर और ग्रामर के क्वेश्चन, जो कि आपके यूपी टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, टीआरएफ 4.0 के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट सेशन का क्वेश्चन ऑफ द डे है, विलियम वर्ड्सवर्थ बिकेम द पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड आफ्टर। किसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ को पोएट लॉरिएट बनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट सदे। रॉबर्ट सदे के बाद में विलियम वर्ड्सवर्थ को पोएट लॉरिएट बनाया गया था। रॉबर्ट सदे 1813 से 1843 तक पोएट लॉरिएट रहे हैं और विलियम वर्ड्सवर्थ 1843 से 1850 तक पोएट लॉरिएट रहे हैं। ये देखिए, वर्ड्सवर्थ सक्सीडेड सदे इन 1843 एंड हेल्ड द पोजीशन अंटिल हिज डेथ इन 1850। रॉबर्ट सदे 1813 से 1843 तक रहे हैं और वर्ड्सवर्थ 1843 से 1850 तक पोएट लॉरिएट रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 421, लव्स लिवर लॉस्ट, द टू जेंटलमैन ऑफ वरोना, रिचर्ड थर्ड आर जनरली कंसीडर्ड टू बी अमंग शेक्सपियर्स मिडिवल वर्क्स, अर्ली वर्क्स, लेटर वर्क्स। मतलब लव्स लिवर लॉस्ट, टू जेंटलमैन ऑफ वरोना, रिचर्ड थर्ड, ये कंसीडर किए जाते हैं शेक्सपियर के अर्ली वर्क्स के रूप में, मिडिवल वर्क्स के रूप में या लेटर वर्क्स के रूप में। क्वेश्चन नंबर 421 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्ली वर्क्स के रूप में कंसीडर किए जाते हैं। लव्स लिवर लॉस्ट, टू जेंटलमैन ऑफ वरोना, रिचर्ड थर्ड कंसीडर किए जाते हैं अर्ली वर्क्स के रूप में। The Comedy of Erasmus, Titus Andronicus, and Henry VI trilogy are also often included in this early period. Early period में Comedy of Erasmus, Titus Andronicus और Henry VI के रूप भी इंक्लूड है। अर्ली पीरियड में या अर्ली वर्क्स में जो कंसीडर किए जाते हैं शेक्सपियर के प्ले, वो है लव्स लिवर लॉस्ट, टू जेंटलमैन ऑफ वरोना, रिचर्ड थर्ड, कॉमेडी ऑफ इरास्ट, टाइटस एंडोनिकस और हेनरी सिक्स। ये कंसीडर किए जाते अर्ली वर्क्स के रूप में। क्वेश्चन नंबर 422, विलियम शेक्सपियर्स आर पेरिकल्स, प्रिंस ऑफ टायरे, सिम्बलिन, द विंटर्स टेल एंड द टेम्पेस्ट। ये क्या है? लेट रोमांस प्ले है, मिडिवल रोमांस प्ले है, अर्ली रोमांस प्ले है या नन है? क्वेश्चन नंबर 422 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेट रोमांस प्ले। विलियम शेक्सपियर के जो लेट रोमांस प्ले है वो पेरिकल्स, इसी को प्रिंस ऑफ टायरे कहते हैं, सिम्बलिन, विंटर्स टेल एंड द टेम्पेस्ट, ये लेट रोमांस प्ले हैं विलियम शेक्सपियर के। ये देखिए, लिटरेरी क्रिटिक्स ऑफन रिफर टू शेक्सपियर्स फाइनल प्ले। मतलब जो लेट रोमांस प्ले है इसको क्रिटिक्स फाइनल प्ले के रूप में भी कंसीडर करते हैं। दिस फ्रेज describe the late romances period in William Shakespeare's writing career, where his plays like Winter's Tale, Tempest, characterized by a sense of calm and reconciliation after earlier dramatic turmoil, often considered to be a more serene and reflective phase compared to his earlier works. मतलब जो इनको करेक्टराइज किया गया है, लेट रोमांस प्ले को करेक्टराइज किया गया है बाई अ सेंस ऑफ काम एंड रिकन्सिलेशन के रूप में आफ्टर अर्लियर ड्रामेटिक टर्मोइल। मतलब जो अर्लियर ड्रामेटिक टर्मोइल के बाद में जो शांति आती है, जो मेल मिलाप आता है, उस रूप में ये लेट रोमांस प्ले को कंसीडर किया गया है, इनको करेक्टराइज किया गया है। ऑफन कंसीडर टू बी अ मोर सीरीन एंड रिफ्लेक्टिव फेज कंपेयर टू हिज अर्ली वर्क्स, अर्लियर वर्क्स। अगर शेक्सपियर के अर्लियर वर्क्स से कंपेयर किया जाए, जो ये लेट रोमांस प्ले है ये ज़्यादा सीरीन है और रिफ्लेक्टिव फेज कहलाता है।
क्वेश्चन नंबर 423, अ वेकेशन इज द टाइम टू रिलैक्स एंड ब्रेक अप फ्रॉम द रूटीन। कॉमन एरर्स का क्वेश्चन है, किस पार्ट्स में एरर है? क्वेश्चन नंबर 423 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रेक अवे इन प्लेस ऑफ ब्रेकअप। मतलब जहाँ पे ब्रेकअप है वहाँ पे ब्रेक अवे का यूज होगा। क्यों होगा? मीनिंग देखिए, ब्रेक अवे का मतलब होता है किसी रूटीन काम को थोड़े समय के लिए रोकना। अब ब्रेक अप का मतलब होता है रिलेशनशिप को तोड़ लेना। अब सेंटेंस देखिए, आ वेकेशन इज द टाइम टू रिलैक्स। जो वेकेशन टाइम होता है वो रिलैक्स का टाइम होता है। फ्रॉम द रूटीन, ब्रेक अवे फ्रॉम द रूटीन मतलब जो रूटीन के काम होते हैं उस रूटीन काम को थोड़े समय के लिए रोक देना। यहाँ पे जो रूटीन काम है उस काम को थोड़े समय के लिए रोक देने का सेंस है, ना कि संबंध को तोड़ लेने का सेंस है। तो जो वेकेशन टाइम होता है वो रिलैक्स का टाइम होता है। जो रूटीन का टाइम है, जो रूटीन्स के काम है उसको थोड़े समय के लिए रोक देना। तो करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा, अ वेकेशन इज द टाइम टू रिलैक्स एंड ब्रेक अवे फ्रॉम द रूटीन। क्वेश्चन नंबर 424, published Mr. William Shakespeare comedies, histories, tragedies, also known as Shakespeare's first folio in 1623। यह पब्लिश्ड हुआ था तब इसका नाम था मिस्टर विलियम शेक्सपियर कॉमेडीज, हिस्ट्रीज, ट्रेजिडीज, और इसको फर्स्ट फोलियो 1623 के नाम से भी जाना जाता है। इसको किसने पब्लिश करवाया था? मतलब जो फर्स्ट फोलियो आया था शेक्सपियर का 1623 में, किसने पब्लिश करवाया था? जॉन हेमिंगेस, हेनरी कॉन्डेल, या बोथ, या सर जॉन हैरिंगटन? क्वेश्चन नंबर 424 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब जॉन हेमिंगेस और हेनरी कॉन्डेल इन दोनों ने मिलकर शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो को पब्लिश करवाया था इन 1623 में। जो फर्स्ट फोलियो आया था शेक्सपियर का, इसमें 36 प्ले थे, एक प्ले नहीं था। अब आपको बताना है कि फर्स्ट फोल में कौन से प्ले को इंक्लूड नहीं किया गया था। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इट वॉज प्रिपेयर्ड बाई शेक्सपियर कलीग्स जॉन हेमिंगेस एंड हेनरी कॉन्डेल, इनके द्वारा ये पब्लिश करवाया था। इट वॉज डेडिकेटेड टू द इनकम्पेरेबल पेयर ऑफ ब्रिथन विलियम हार्वर्ड, जो थर्ड अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक, एंड हिज ब्रदर फिलिप हार्वर्ड, अर्ल ऑफ मॉन्टोमरी, जो बाद में फोर्थ अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक बन गए। जो फर्स्ट फोलियो था वो डेडिकेटेड था विलियम हार्वर्ड को और फिलिप हार्वर्ड को। तो अब इतनी चीज़ें याद रखिए, फर्स्ट फोलियो पब्लिश किसने कराया था? जॉन हेमिंगेस एंड हेनरी कॉन्डेल ने। और फर्स्ट फोलियो डेडिकेटेड था विलियम हार्वर्ड और फिलिप हार्वर्ड को। क्वेश्चन नंबर 425, विलियम शेक्सपियर परचेस्ड इन स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, इंग्लैंड इन 1597। विलियम शेक्सपियर ने परचेस्ड किया था स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में, जो इंग्लैंड में है, इन 1597 में। क्या परचेस्ड किया था? न्यू प्लेस को, न्यू पैलेस को, द पैलेस को, या नन को? क्वेश्चन नंबर 425 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यू प्लेस। विलियम शेक्सपियर परचेस्ड न्यू प्लेस इन स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, इंग्लैंड इन 1597। 1597 में स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में इन्होंने एक घर लिया था, उस घर का नाम न्यू प्लेस था। ना न्यू पैलेस था ना द प्लेस था, केवल न्यू प्लेस था। तो विलियम शेक्सपियर परचेस्ड न्यू प्लेस इन स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, इंग्लैंड इन 1597। ये देखिए, इट वॉज बिल्ड इन द 1480s बाई यूज क्लॉप्टन। यूज क्लॉप्टन के द्वारा इसको बिल्ड कराया गया था 1480 के आसपास। द हाउस वॉज डिमोलिस्ड इन 1759। इसको डिमोलिश कर दिया गया था 1759 में। क्वेश्चन नंबर 426, द कोर्ट चौसर फाउंड इज नेटिव टंग a dialect and left it a language is attributed to। किसने कहा है, ये किसकी कोटेशन है कि चौसर फाउंड हिज नेटिव टंग a dialect and left it a language?
ऑप्शन ए में है जॉन लिविंगस्टन लोवेस, ऑप्शन बी क्रिस्टोफर मार्लो, या ऑप्शन सी रॉबर्ट ग्रीन, या ऑप्शन डी नन। क्वेश्चन नंबर 426 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जॉन लिविंगस्टन लोवेस ने ये कोट कही है कि चौसर फाउंड इज नेटिव टंग डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट अ लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 427 द वाइट डेविल ये ट्रेजिडी है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? जॉन कीट्स, डी.एस. लॉरेंस, रॉबर्ट ग्रेव्स, जॉन वेबस्टर। क्वेश्चन नंबर 427 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जॉन वेबस्टर। द वाइट डेविल इज अ ट्रेजिडी बाय इंग्लिश प्लेराइट जॉन वेबस्टर के द्वारा ये लिखी गई एक ट्रेजिडी है। क्वेश्चन नंबर 428 कॉमन एरर्स का क्वेश्चन है, किस पार्ट्स में एरर है? वाई डिड यू स्पेंड सो मच मनी ऑन ओल्ड एंड यूजलेस फर्नीचर? क्वेश्चन नंबर 428 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्पेंड इन प्लेस ऑफ स्पेंड, क्योंकि डू डज डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, इसलिए यहाँ पे स्पेंड नहीं स्पेंड हो जाएगा। वाई डिड यू स्पेंड सो मच मनी ऑन ओल्ड एंड यूजलेस फर्नीचर? स्पेंड के तीनों फॉर्म नीचे दे रखी है, फर्स्ट फॉर्म होती है स्पेंड, सेकंड फॉर्म स्पेंड और थर्ड फॉर्म भी स्पेंड होती है, तो स्पेंड स्पेंड स्पेंड। क्वेश्चन नंबर 429 रिफर टू फ्रांसिस बेकन एज द यंग लॉर्ड कीपर। किसने कहा है, किसने रिफर किया है फ्रांसिस बेकन को द यंग लॉर्ड कीपर के रूप में? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, क्वीन विक्टोरिया, जॉन कीट्स या शेक्सपियर? क्वेश्चन नंबर 429 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट रिफर्ड टू फ्रांसिस बेकन एज द यंग लॉर्ड कीपर। एक्सप्लेनेशन देखिए, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट रिफर्ड टू फ्रांसिस बेकन एज द यंग लॉर्ड कीपर, जहाँ पे यंग लॉर्ड कीपर है यहाँ पर लिटिल लॉर्ड कीपर भी हो जाता है, तो आपको ये फ्रेज या तो यंग लॉर्ड कीपर के रूप में मिलेगा या तो लिटिल लॉर्ड कीपर के रूप में मिलेगा, तो दोनों एक ही बात है, या तो द यंग लॉर्ड कीपर होगा तब भी रिफ़र किया है क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने, या लिटिल लॉर्ड कीपर होगा तब भी रिफ़र किया है क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने। बिकॉज हिज फादर सर निकोलस बेकन वॉज द लॉर्ड कीपर ऑफ द ग्रेट सील ड्यूरिंग हर रेन, क्योंकि उनके जो फादर थे वो लॉर्ड कीपर थे उनके शासनकाल में। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के शासनकाल में इनके फादर सर निकोलस बेकन लॉर्ड कीपर थे, इसलिए क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने इनको रिफर किया है द यंग लॉर्ड कीपर या द लिटिल लॉर्ड कीपर। क्वेश्चन नंबर 430 is the literal definition of a word as found in a dictionary and is used for clear communication। ये किसकी डेफिनेशन है? डेनोटेशन की, कैनोटेशन की, डिकेडेंस की या नन की? मतलब एक इसका तो लिटरेरी डिफिनीशन होती है ऑफ अ वर्ड, किसी भी वर्ड की जो लिटरल डिफिनीशन होती है वो फाउंड होती है इन अ डिक्शनरी, एंड इसका यूज होता है फॉर क्लियर कम्युनिकेशन के रूप में। मतलब जो मीनिंग होता है इसका प्राइमरी मीनिंग रहता है और डिक्शनरी मीनिंग रहता है, और क्लियर कम्युनिकेशन में इसका यूज किया जाता है। डेनोटेशन की बात हो रही है, कैनोटेशन की या डिकेडेंस की? क्वेश्चन नंबर 430 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेनोटेशन। डेनोटेशन इज द लिटरल डिफिनीशन ऑफ अ वर्ड एज फाउंड इन अ डिक्शनरी एंड इज यूज्ड फॉर क्लियर कम्युनिकेशन। एक्सप्लेनेशन देखिए, डेनोटेशन इज डिफरेंट फ्रॉम कैनोटेशन। जो डेनोटेशन होता है वो डिफरेंट है कैनोटेशन से। विच इज द सब्जेक्टिव और एसोसिएटेड मीनिंग ऑफ अ वर्ड। डेनोटेशन का सब्जेक्टिव एसोसिएटेड मीनिंग होता है किसी भी वर्ड के साथ। फॉर एग्जाम्पल डेनोटेशन ऑफ रोज, जैसे रोज का कोई डेनोटेशन आपको देखना है तो पर्टिकुलर काइंड ऑफ फ्लावर, अगर रोज को डेनोटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये तो एक प्रकार का फूल है, रोज है वो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ फ्लावर। अगर कैनोटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये सिंबल ऑफ रोमांटिक लव है।
रोज का प्राइमरी मीनिंग या डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो ये तो एक प्रकार का फूल है, काइंड ऑफ फ्लावर है। अगर सेकेंडरी मीनिंग देखेंगे तो ये सिंबल ऑफ रोमांटिक लव है। तो यही डिफरेंट है, यही डिफरेंस है डेनोटेशन और कैनोटेशन में। डेनोटेशन प्राइमरी मीनिंग होता है और कैनोटेशन सेकेंडरी मीनिंग। कैनोटेशन इज द यूज ऑफ अ वर्ड टू सजेस्ट अ डिफरेंट एसोसिएशन देन इट्स लिटरल मीनिंग। जो इसका लिटरल मीनिंग होता है, प्राइमरी मीनिंग होता है, उससे डिफरेंट होता है कैनोटेशन, विच इज नोन एज डेनोटेशन, जिसको डेनोटेशन कहते हैं। मतलब जो प्राइमरी मीनिंग होता है उसको डेनोटेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्लू इज अ कलर। अब ब्लू कलर है, ये तो प्राइमरी मीनिंग है, बट इट इज आल्सो वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब अ फीलिंग ऑफ सैडनेस। जो ब्लू कलर है, यहाँ पे ब्लू ब्लू जो है डिस्क्राइब करता है फीलिंग ऑफ सैडनेस, सैडनेस की फीलिंग को भी डिस्क्राइब करता है ये ब्लू। जैसे सी इज फीलिंग ब्लू, सी इज फीलिंग ब्लू। कैनोटेशन कैन बी आइदर पॉजिटिव, निगेटिव और न्यूट्रल। कैनोटेशन पॉजिटिव, निगेटिव और न्यूट्रल भी हो सकता है। तो डेनोटेशन यानी प्राइमरी मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग, और कैनोटेशन सेकेंडरी मीनिंग, जो जिसका जो लिटररी मीनिंग नहीं है, उससे अलग, उससे हट के जो मीनिंग होता है वो कैनोटेशन होता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे रोज का डेनोटेशन हो जाएगा काइंड ऑफ फ्लावर, कैनोटेशन हो जाएगा सिंबल ऑफ रोमांटिक लव। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए कैनोटेशन का एग्जाम्पल है, न्यूट्रल कैनोटेशन कैसे है। द डॉग इज थिन, दिस स्टेटमेंट एज अ न्यूट्रल कैनोटेशन बिकॉज इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। क्योंकि ये स्टेटमेंट फैक्ट पर आधारित है, इसलिए यहाँ पर न्यूट्रल कैनोटेशन है, द डॉग इज थिन। क्वेश्चन नंबर 431, द फ्रेज here is God's plenty regarding Chaucer's characters is attributed to। किसने कहा है चौसर के कैरेक्टर के बारे में, हेयर इज गॉड्स प्लेंटी? राल्फ वाल्डो इमर्सन, जॉन ड्राइडन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, डी.एच. लॉरेंस। क्वेश्चन नंबर 431 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन ड्राइडन। चौसर के कैरेक्टर्स के बारे में कहा है जॉन ड्राइडन ने, हेयर इज गॉड्स प्लेंटी। Question number 432. Who said I have dipped my pen in consuming fire for his destroyers? पीबी शैली, जॉन कीट्स, मैथ्यू आर्नोल्ड, नन। किसने कहा है I have dipped my pen in consuming fire for his destroyers? क्वेश्चन नंबर 432 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीबी शैली ने कहा है आई हैव डिप्ड माई पेन इन कंज्यूमिंग फायर फॉर हिज डिस्ट्रॉयर्स। ये पीबी शैली ने इन एक पोएम आई थी, एलेजी थी, एडोनिस, जो कि कीट्स की डेथ पर लिखी थी। एडोनिस, इसी में इन्होंने कहा है आई हैव डिप्ड माई पेन इन कंज्यूमिंग फायर फॉर हिज डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर्स यहाँ पे क्वार्टरली मैगजीन और ब्लैकवुड मैगजीन को कहा है। तो यहाँ पे डिस्ट्रॉयर्स यूज़ किया है क्योंकि ये क्वार्टरली रिव्यू और ब्लैकवुड मैगजीन आई थी, इसमें ये जॉन कीट्स की एक पोएम थी जिसको बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था। अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइएगा कि कौन सी पोएम को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था इन मैगजीन के द्वारा। ब्लैकवुड मैगजीन और क्वार्टरली मैगजीन के द्वारा क्रिटिसाइज़ किया गया था जॉन कीट्स की एक पोएम को। इसीलिए यहाँ पे पीबी शैली ने यूज़ किया है डिस्ट्रॉयर्स। यहाँ पे डिस्ट्रॉयर्स जो यूज़ है, ये ब्लैकवुड मैगजीन और क्वार्टरली मैगजीन को डिस्ट्रॉयर बोला है पीबी शैली ने। द एडिटर हु इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द बोथ क्वार्टरली रिव्यू एंड ब्लैकवुड मैगजीन इज जॉन गिब्सन लॉकहार्ट। जो एडिटर है क्वार्टरली रिव्यू के और ब्लैकवुड्स मैगजीन के, वो जॉन गिब्सन लॉकहार्ट है। इन्होंने ही जॉन कीट्स की एक पोएम को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था इस मैगजीन में। इस मैगजीन के जरिए लॉकहार्ट ने कीट्स की पोएम को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था, जिसके कारण उनकी डेथ हो गई थी।
क्वेश्चन नंबर 433, Edinburgh Review was found in 1802, 1804, 1803 या none? क्वेश्चन नंबर 433 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1802। दिस इन्फ्लुएंशियल लिटरेरी एंड पॉलिटिकल मैगजीन, मतलब दिस इन्फ्लुएंशियल लिटरेरी एंड पॉलिटिकल मैगजीन, ये जो मैगजीन थी ये पॉलिटिकल मैगजीन थी, वो स्टार्टेड बाय प्रोमिनेंट फिगर लाइक फ्रांसिस जेफरी। और एडिनबर्ग रिव्यू, इसको इसके जो प्रोमिनेंट फिगर थे वो फ्रांसिस जेफरी थे और सिडनी स्मिथ और हेनरी ब्रोगम, तीन लोगों ने मिलकर स्टार्ट किया था इसको। इसके प्रोमिनेंट फिगर है फ्रांसिस जेफरी, सिडनी स्मिथ और हेनरी ब्रोगम। ब्रोगम, फ्रांसिस जेफरी और सिडनी स्मिथ, तीनों नाम याद कर लीजिए। फ्रांसिस जेफरी प्रोमिनेंट फिगर है, फ्रांसिस जेफरी को याद कर लीजिएगा, इसके प्रोमिनेंट फिगर के रूप में जानते हैं फ्रांसिस जेफरी। क्वेश्चन नंबर 434, द एलिजेंस फर्निश्ड ड्राइंग रूम इंडिकेटेड दैट द ऑनर हैड गुड टेस्ट। कॉमन एरर्स का क्वेश्चन है, किस पार्ट्स में एरर है? क्वेश्चन नंबर 434 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एलिजेंटली एडवर्ब इन प्लेस ऑफ एलिजेंस नाउन। जहाँ पे एलिजेंस नाउन है वहाँ पे एडवर्ब की नीड है एलिजेंटली की। क्यों? क्योंकि द आर्टिकल है और यहाँ पे ड्राइंग रूम नाउन है, तो ड्राइंग रूम नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आता है, फिर आर्टिकल, मतलब द आर्टिकल, फिर एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन। तो यहाँ पे ड्राइंग रूम है वो नाउन का काम कर रहा है, फर्निश्ड एडजेक्टिव है, और एलिजेंस यहाँ पे एडवर्ब होना चाहिए ना कि नाउन। और यहाँ पे जो एलिजेंस है नाउन का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे नाउन की नीड नहीं है, यहाँ पे एडवर्ब की नीड है। तो यहाँ पर एलिजेंस की जगह पर एलिजेंटली एडवर्ब हो जाएगा ना कि नाउन। तो करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा, द एलिजेंटली फर्निश्ड ड्राइंग रूम indicate that the owners had good taste। ये देखिए, एलिजेंटली का मतलब होता है भव्य तरीके से, और जो इसका स्ट्रक्चर रहता है आर्टिकल दा रहेगा, उसके बाद में एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव और फिर नाउन, ये स्ट्रक्चर फॉलो होता है। क्वेश्चन नंबर 435, शेक्सपियर इज द ओरिजिनेटर ऑफ द फॉर्म, द करेक्टर, द लैंग्वेज एंड द शो ऑफ इंग्लिश ड्रामा। किसकी कोटेशन है? रॉबर्ट ब्राउनिंग की, सैमुअल जॉनसन की, पीवी शैली की, विलियम वर्ड्सवर्थ की। क्वेश्चन नंबर 435 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैमुअल जॉनसन ने कहा है शेक्सपियर इज द ओरिजिनेटर ऑफ द फॉर्म, द करेक्टर, द लैंग्वेज एंड द शो ऑफ इंग्लिश ड्रामा। क्वेश्चन नंबर 436, विलियम शेक्सपियर यूज्ड सटायर टू क्रिटिसाइज प्यूरिटनिज्म इन हिज वर्क पर्टिकुलर इन। विलियम शेक्सपियर ने सटायर को यूज किया था, प्यूरिटनिज्म को क्रिटिसाइज करने के लिए सटायर को यूज किया था। अपने किस वर्क में यूज किया था सटायर को, ये आपको बताना है। कॉमेडी ऑफ एरर्स में, मिडसमर नाइट ड्रीम में, ट्वेल्थ नाइट में या नन, किसी में नहीं। क्वेश्चन नंबर 436 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्वेल्थ नाइट। विलियम शेक्सपियर ने सटायर यूज किया था, प्यूरिटनिज्म को क्रिटिसाइज करने के लिए व्यंग किया था अपने वर्क ट्वेल्थ नाइट में। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है कि किस करेक्टर के माध्यम से प्यूरिटनिज्म को क्रिटिसाइज किया था ट्वेल्थ नाइट में। तो उस करेक्टर का नाम आपको बताना है जिस करेक्टर के माध्यम से प्यूरिटनिज्म को क्रिटिसाइज किया था। क्वेश्चन नंबर 437, द मोरल श्योर ऑफ दिस फेबल इज वेरी इंस्ट्रक्टिव
दिस मे बी ए वार्निंग टू ऑल गुड वाइफ्स दैट दे लुक वेल टू देयर लाइनिन। थॉमस राइमर, अलेक्जेंडर पोप, एडवर्ड स्पेंसर, सैमुअल जॉनसन। किसकी कोटेशन है? द मोरल स्योर ऑफ दिस फेबल इज वेरी इंस्ट्रक्टिव, मतलब जो मोरल है इस कहानी का बहुत ही शिक्षाप्रद है, इंस्ट्रक्टिव है। दिस मे बी वार्निंग टू ऑल गुड वाइफ्स, और ये चेतावनी है अच्छी पत्नियों को, सभी अच्छी पत्नी को एक चेतावनी है। दैट दे लुक वेल टू देयर लाइनन, कि अपने लाइनन का ध्यान रखे या ख्याल रखे। लाइनन एक प्रकार का कपड़ा होता है। तो एक कहानी है जो मोरल से है, शिक्षाप्रद है, और एक चेतावनी है अच्छी पत्नियों को कि वो अपने लाइनन का ध्यान रखे। ये कोटेशन किसने कही है? क्वेश्चन नंबर 437 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थॉमस राइमर ने कहा है द मोरल स्योर ऑफ दिस फेबल इज वेरी इंस्ट्रक्टिव, दिस मे बी वार्निंग टू ऑल गुड वाइफ्स दैट दे लुक वेल टू देयर लाइनन। एक्सप्लेनेशन देखिए इसका। थॉमस राइमर ने ये लाइन कही है, इनका एक वर्क ट्रीटाइज आया था जिसका नाम था अ शॉर्ट व्यू ऑफ ट्रेजिडी, 1693 में आया था। थॉमस राइमर ने कमेंट किया है ऑन विलियम शेक्सपियर प्ले ओथेलो, विलियम शेक्सपियर का प्ले है ओथेलो, ओथेलो पर कमेंट किया है दिस मे बी वार्निंग टू ऑल गुड वाइफ्स दैट दे लुक वेल टू देयर लाइलिन, मतलब ये अच्छी पत्नियों को चेतावनी है कि वो अपना लाइनन का ध्यान रखे। क्योंकि ओथेलो में हैंडकरचीफ होता है, वो इमिलिया चुरा ले जाती है और यागो को दे देते अपने पति को, और यागो उसी को हैंडकरचीफ को, उसी रुमाल को कैसियो को दे देता है, जिससे डेस्टिमोना इनफेर्टिलिटी हो जाती है। और ओथेलो समझता है कि डेस्टिमोना बेवफा निकल गई। इसलिए ये कमेंट थॉमस राइमर ने यूज़ किया है दिस मे बी वार्निंग टू ऑल गुड वाइफ्स दैट दे लुक वेल टू देयर लाइनन, कि सभी पत्नियों को चेतावनी है कि वह अपने लाइनन का ध्यान रखे, ख्याल रखे। क्योंकि ओथेलो प्ले में रुमाल का ध्यान नहीं रखा गया था, वो इमिलिया ने चुरा लिया था यागो के कहने पर। Question number 438. According to Geoffrey Chaucer's Canterbury Tales, there are pilgrims traveling to Canterbury. कितने मेंबर्स थे, कितने पिलग्रिम्स थे? 30, 32, 29, 28। क्वेश्चन नंबर 438 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 29। According to Geoffrey Chaucer's Canterbury Tales, there are 29 pilgrims traveling to Canterbury Tales. This number दिस नंबर इंक्लूड चौसर हिमसेल्फ एज अ नरेटर। इस टोटल नंबर में चौसर खुद भी इंक्लूड है ऐसा नरेटर के रूप में, यानी टोटल 29 पिलग्रिम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 439, द मैन इज नो फूल यानी वेरी क्लेवर, किसका एग्जाम्पल है? लाइटोटस, ट्रांसफर इपिथेट, सिनिगडकी, मेटोनमी। लाइटोटस को इट इज द अपोजिट ऑफ हाइपरबोल, मतलब ये हाइपरबोल का अपोजिट भी है लाइटोटस। सॉरी, लाइटोटस अंडर स्टेटमेंट होता है, इसलिए ये अपोजिट है हाइपरबोल का। हाइपरबोल में बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है, लिटोटस यानी अंडर स्टेटमेंट में कम करके कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 439 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइटोटस। द मैन इज नो फूल, इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच है वो लाइटोटस है। लाइटोटस मैंने लास्ट सिलेक्शन बैच में बता भी दिया है, जिसने भी ना देखी हो जाके देख लीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि लाइटोटस क्या है। क्वेश्चन नंबर 440, दे वेंट ऑन टॉकिंग वाइल द टीचर वर टीचिंग एन इम्पॉर्टेंट लेसन। कॉमन एरर्स का क्वेश्चन है, किस पार्ट्स में एरर है? क्वेश्चन नंबर 440 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वॉज इन प्लेस ऑफ वर। जहाँ पे वर का यूज हुआ है वहाँ पे वॉज का यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे टीचर सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे वर्ब सिंगुलर आएगी। दे वेंट ऑन टॉकिंग वाइल द टीचर वॉज टीचिंग एन इम्पॉर्टेंट लेसन, वे बात कर रहे थे जबकि टीचर इम्पॉर्टेंट लेसन पढ़ा रहे थे।
क्वेश्चन ऑफ द डे, हु सेड टेनिसन एंड ब्राउनिंग आर पोएट्स एंड दे थिंक बट दे डू नॉट फील देयर थॉट एज इमीडिएटली एज द ऑर्डर ऑफ अ रोज। किसका स्टेटमेंट है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइएगा। क्वेश्चंस अगर पसंद आ रहा हो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।